नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। समस्तीपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर खूब हंगामा किया और पुलिस पर पथराव भी किया है। जहां भीड़ ने थाना परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। मामला शिवाजी नगर ओपी का है, जहां रोसड़ा बहेड़ी पथ पर सड़क दुर्घटना में 2 युवतियों की मौत हो गई, जबकि तीसरे बाइक चालक युवक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप था कि जिस ट्रक से यह हादसा हुआ उस पर शराब जा रही थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक से शराब हटाने और ट्रक की बैटरी खोलकर ले जाने पर लोग भड़क उठे और पुलिस को मौके से खदेड़कर सड़क जाम कर दिया। इसके बाद उपद्रवियों ने सहायक थाना पहुंचकर पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और तीसरी गाड़ी को पलट दिया। लोगों ने शिवाजी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी तोड़फोड़ की है। बाद में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया गया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस बीच जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा उपलब्ध करवा दिया है। थाना की 3 गाड़ी को जलाया और कुछ पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो लोग इस ये उत्पाद को उत्पन्न किए हैं, जो भी यहाँ पे ये उदंडता किए हैं, उन सबका हम वीडियोग्राफी है हमारे पास, सबको पहचान करके नेम्ड FIR कर रहे हैं। उन सबकी अरेस्टिंग होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक मदनपुर वन क्षेत्र में आग लगी है, जिससे जंगल धू-धू करके जल रहे हैं। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और ये जंगल है जहां पर आग लगी है। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन आग जो है वो लगातार फैल रही है। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई है। एक तरफ अस्पताल में दवा की किल्लत की वजह से मरीजों की जान जाने की खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ समस्तीपुर के वाजिदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की दवा आग के हवाले कर दी गई। इनमें से कुछ दवाएं एक्सपायर हो चुकी थी और कुछ पर 2020 की एक्सपायरी डेट थी। बाद में ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। SDO, BDO और CO मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। लोग तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM को गिरफ्तार करने और केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। वहीं SDO के मुताबिक एक्सपायरी दवा के साथ साथ नॉन एक्सपायरी दवा को भी जला दिया गया है और एक्सपायरी दवा को भी नष्ट कराने के लिए किसी से मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दे दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है उसके मुताबिक ANM जो है कभी कभार यहाँ आती जाती थी। इसके बाद खोजने के बावजूद भी नहीं मिली है। जब मिली भी तो कहा जाता था कि हमारे पास में दवाई नहीं है। कहने के बाद भी यहाँ आज जला गया रात में, जो पब्लिक इसको देखा है। बाढ़ में पुलिस ने एक लड़की को मानव तस्करों के कब्जे से छुड़ाया है। रोहतास के सुरपुरा थाना क्षेत्र से 2 फरवरी को 14 साल की लड़की को झांसा देकर कुछ लड़कों ने रेड लाइट एरिया में बेच दिया था। लड़की के परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच के बाद शक के आधार पर 5 लड़कों को हिरासत में ले लिया। इनमें से 3 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस नीलम देवी, संजय कुमार और उषा देवी तक पहुंची, जिन्होंने लड़की को बाढ़ के रेड लाइट एरिया में पहुंचाया था। फिर पुलिस ने टीम गठित कर रेड लाइट एरिया के कई ठिकानों पर छापा मारा और 6 से ज्यादा महिलाओं को हिरासत में लिया। साथ ही लड़की को भी बरामद कर लिया, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया है। सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। रोहतास पुलिस के पास एक FIR दर्ज हुई थी करीब 1 साल पहले कि उनके यहाँ से एक 14-15 साल की बच्ची गायब हो गई है। और ट्रेस करते करते पता चला कि यहाँ पे बाढ़ में एक नीलम और संजय करके हैं, रहने वाले हैं। उन्होंने उसको खरीदा था और उसको यहाँ पे रखा हुआ था। तो हम लोगों ने छापेमारी में लड़की को बरामद किया है, उसकी फैमिली को सुपुर्द कर दिया है और हम लोग इन दोनों पे इमोरल ट्रैफिकिंग का केस करेंगे।
आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। बताया ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से संबंधित निजी बीएड कॉलेजों ने 2017 से 2019 के सत्र में अवैध रूप से 219 छात्रों को एडमिशन दिया। इस मामले को लेकर जब एक छात्र नेता ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है, तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई जिसने सभी छात्रों के एडमिशन को अवैध करार दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रभारी वीसी ने फिर से छात्रों के एडमिशन को सही बता दिया और परीक्षा फॉर्म भी भरने के लिए अनुमति दे दी। हालांकि प्रभारी वीसी ने एडमिशन वैध करार देने के फैसले को छात्रहित में बताया है, लेकिन एडमिशन देने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। वर्तमान कुलपति ने जिस प्रकार माफियाओं के दबाव में आकर के, संरक्षण में आकर के और सभी को कमेटी का बिना कोरम पूरा कराए उस नामांकन को वैध ठहराया कि जो छात्र हित का मामला बता करके यह बहुत ही असंवैधानिक। ये एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक में ये निर्णय ले लिए कि जो अवैध जो नामांकन हुआ था, जो जांच कमेटी ने 219 छात्राओं का नामांकन अवैध पाया, उस पर ये एग्जामिनेशन बोर्ड में ये निर्णय डिसीजन ले लेते हैं कि उनका परीक्षा फॉर्म भरा जाए। एग्जामिनेशन बोर्ड की जो बैठक हुई थी, एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा नहीं किया गया था। जितने सदस्य उसमें होते हैं उन तमाम सदस्य की उपस्थिति भी नहीं थी। हम लोगों ने जांच किया, उसमें उसी के अनुसार बाद में जो चिट्ठी जारी की गई थी उसमें छात्रों की संख्या करीब 219 था और उसी आधार पर हम लोगों ने रिपोर्ट दिया कि ये विश्वविद्यालय के द्वारा जो है, जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये चिट्ठी निर्गत की गई है और उस चिट्ठी के आलोक में उसके बाद में जो किया गया है, इतना पर प्रश्न चिन्ह हम लोगों ने लगाया कि उस लीगल ओपिनियन के आलोक में एग्जामिनेशन बोर्ड में, पिछले एग्जामिनेशन बोर्ड में निर्णय लिया गया कि इन छात्रों का इसमें कोई दोष नहीं है, इन्हें हम लोग वंचित नहीं कर सकते हैं। आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मंजू वर्मा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर छापा मारा था। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित घर से सीबीआई की छापेमारी के दौरान 50 कारतूस मिले थे। इसके बाद मंजू वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। मामले की जांच खत्म हो चुकी है और चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए और उनके महिला होने का लाभ देते हुए उन्हें जमानत दे दी। वहीं पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को जमानत मिलने पर बेगूसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। शहर के पावर हाउस चौक पर जेडीयू कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पिच गई 2019 की शतरंज, जनता जाएगी किसके संग? महागठबंधन, एनडीए में जंग, कौन है जनता का भरोसेमंद? किसके वादों पर करें एतबार? अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। Co-powered by Amul Body Warmer, Abraho Concrete और Asian Paints. Asian Paints Ultima Protect, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद रोज राजनीति के नए नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है और इसीलिए सपा शत्रुघ्न सिन्हा पर दांव लगा रही है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी लखनऊ के कायस्थ और वैश्य वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। सूत्र बता रहे हैं कि इसी मुलाकात में शत्रुघ्न सिन्हा और अखिलेश यादव के बीच लखनऊ लोकसभा सीट से पूनम सिन्हा को चुनाव लड़ाने की चर्चा हुई। पूनम सिन्हा को अगर समाजवादी पार्टी लोकसभा का टिकट देती है तो लखनऊ सीट पर मुकाबला रोमांचक होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में होंगे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी चुनावी मैदान में होंगी। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पूनम सिन्हा की उम्मीदवारी को लेकर
लखनऊ की लोकल पार्टी यूनिट से रिपोर्ट मांगी है और बूथ लेवल तक क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, इस पर भी रिसर्च कर रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किस सीट से कौन लड़ेगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि यह तय है कि बीजेपी के 5 जीते हुए सांसदों के नाम कटेंगे। गिरिराज सिंह नवादा से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो तय हो गया। हालांकि बेगूसराय से उनका नाम पक्का माना जा रहा है। बीजेपी के टिकट कटने को लेकर विरोधी अब सियासत कर रहे हैं, सहानुभूति बीजेपी से जता रहे हैं और निशाना जेडीयू पर साधा जा रहा है। एनडीए में सीटों का गणित फिक्स, 6 सीटों पर एलजेपी के नाम तय। जेडीयू ने भी 17 नाम तय किए। तो एनडीए में भी लगभग तय हो गया है कि किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट आएगी। हालांकि ऐलान होना बाकी है, लेकिन दावेदारी पक्की मानी जा रही है। अब देखिए एलजेपी के सूत्र क्या कहते हैं। जमुई, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और नवादा, ये वो सीटें हैं जो एलजेपी के खाते में आ सकती हैं या कहिए कि आ गई हैं। मेरा तो सब सीट क्लियर है। एलजेपी को जो एलजेपी कोटे का 6 सीट है जी सर, और जनता दल यू 17, भाजपा 17। तो संख्या के हिसाब से तो 6, 17 हो गया जी सर। अब मेरा कहना यह है कि हमारा जो 6 सीट है वो 6 मेरा सीटिंग है। जो हमारे सीटिंग सांसद हैं वो 6 सीटिंग है। ठीक एलजेपी की तरह जेडीयू के भी सूत्र सीटों के नाम तय बता रहे हैं और वो सीट भी खाते में मिली हैं जिन पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। वाल्मीकि नगर, नालंदा, जहानाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, सीवान, सीतामढ़ी, बांका, किशनगंज, मधेपुरा, काराकाट, दरभंगा, झंझारपुर, औरंगाबाद, गोपालगंज, आरा या बक्सर और सुपौल, ये वो सीटें हैं जहां से जेडीयू की दावेदारी होगी। उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, वो अब जेडीयू के खाते में आ गई हैं। तो राजनीतिक परसेप्शन है, उनका कट रहा है, उनका कट रहा है, उनका जुट रहा है। हर लोग अपने तरीके से बात को कहता है। तो पहली तो ये ऑफिशियल है नहीं कि किनका टिकट कट रहा है। अंतिम निर्णय जब घोषणा होगा तब पता चलेगा। हालांकि इसमें नुकसान बीजेपी को हो रहा है। पिछली बार 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसे 17 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो 5 सीटों का नुकसान पहले ही हो गया। इसे लेकर अब विरोधी चुटकी ले रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को कहां से जो है ऊपर तक ले जाने का काम किया, नीचे के स्तर से ऊपर तक ले जाने का काम किया, और उससे लोगों का टिकट जो है साजिश के तहत नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी काटने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल विपक्ष पराजय को स्वीकार कर चुका है और विपक्ष हताश है, निराश है। तो 2019 की लड़ाई को लेकर योद्धा लगभग तय हो गए हैं। कौन सा रणक्षेत्र किसके पाले में गया है, ये लगभग तय है। बस योद्धा कौन कौन होंगे, 1-2 दिन में ये भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार में महागठबंधन का खाका अभी तक खींचा नहीं गया है। समय कम है, लिहाजा महागठबंधन में शामिल दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। खबर तो आ रही है कि फैसला पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा और इसे लेकर बैठक भी बुलाई गई है। परसों यानी गुरुवार को सीटों का ऐलान होगा। महागठबंधन की उलझन सुलझी, सीटों पर बन गई है बात। पटना से नहीं दिल्ली से होगा ऐलान। एक तरफ गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। चुनाव की घड़ी करीब आ गई है, समय कम है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। कोई पेच नहीं है, इच्छा रहती है, पेच नहीं है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम समझते हैं 2-3 दिन में कौन कितने सीट पर लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो क्या खाका खींच लिया गया है? बस औपचारिकता बाकी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनकी माने तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से
आरजेडी के खाते में 18 सीटें आएंगी। कांग्रेस 11+2 के फॉर्मूले से चुनाव लड़ सकती है तो कुशवाहा को 3 सीटें मिलेंगी, मांझी को 1 सीट, शरद यादव को मधेपुरा सीट, मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर, देवेंद्र यादव को झंझारपुर और लेफ्ट को आरा के साथ बेगूसराय सीट मिल सकती है। ये सारी चीजें हम मकबूल कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं और बहुत जल्द मुद्दे, व्यक्ति, क्षेत्र और दल एक साथ आपके सामने होंगे। अनलाइक मैं समझता हूं जो कि हमारे एनडीए के लोग शायद कभी कर भी ना पाए। तो सहमति की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐलान कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहा तो ये जा रहा है कि बुधवार को दिल्ली में महागठबंधन के सभी दलों की अलग अलग बैठक होगी, जिसके केंद्र में कांग्रेस रहेगी। इस बैठक के बाद गुरुवार को ऐलान संभव है और ये ऐलान नामों के साथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। मांझी ने कहा कि दिल्ली जाकर वो कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे और 14 या 15 को दिल्ली में महागठबंधन की बैठक होगी, जिसके बाद 15 मार्च को ही सीटों का ऐलान किया जाएगा। मांझी ने एक बार फिर ये दोहराया है कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन के फॉर्मूले पर मांझी को ऐतराज। नहीं, अभी नहीं हुआ है सीटों का बंटवारा। 15 तारीख को सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा दिल्ली में या पटना में भी हो सकता है, उस दिन सब क्लियर हो जाएगा। दिल्ली में महागठबंधन की बैठक में रखेंगे अपनी बात। दिल्ली चलेंगे सब। कल दिल्ली में ही कांग्रेस के लोगों से भी मुलाकात होगी और बाकी सब लोग रहेंगे। कल भी बैठक होगी, परसों भी बैठक होगी और 15 को ऑलरेडी ये कर लिया जाएगा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया जाएगा। सम्मानजनक सीट के लिए मांझी का दांव। हम लोग कहा है कि अगर 1 सीट मिलेगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम महागठबंधन को मदद करेंगे। 1-2 सीट मिलने की स्थिति में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम महागठबंधन को मदद करेंगे।